कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बैंगन की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों का नियंत्रण। ऊसर भूमि में रोपी गई धान की फसल का प्रबंधन। बैंगन की फसलें इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है। इस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज के लिए फसल को कीट बीमारियों से मुक्त रखना होगा। आइए बैंगन में कीट बीमारियों के नियंत्रण पर समुचित जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र ज्योली कोट नैनीताल के डॉक्टर टीवी सिंह से। बैंगन में मुख्य रूप से अगर रोग देखें तो इसमें एक विल्ट की बीमारी लगती है, जो उकटा रोग जिसे कहते हैं बैंगन में, जो कि फफूंदी एवं बैक्टीरिया जीवाणु दोनों से ही होता है संयुक्त रूप से। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि बैंगन के बीज को कार्बनडाजिम 0.2% या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के उपरांत ही बीज की बुआई करें, नर्सरी तैयार करें और उसके बाद उसमें नर्सरी को बेवेस्टीन या इसके घोल से, ट्राइकोडर्मा के घोल से जड़ों को उपचारित करके तभी इसकी रोपाई करें। और चूँकि उसमें विल्ट की बीमारी लगाने के खेत में लगाने के 15-20 दिन बाद शुरुआत हो जाती है। इसमें क्या होता है उकटा रोग में कि जो बैंगन के पत्तियां हैं वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाती हैं और पहले ऊपर से पत्तियां मुरझाती हैं, फिर नीचे तक सारी पत्तियां मुरझा जाती हैं और सारा पौधा मुरझा जाता है और बाद में सारा पौधा सूख जाता है। चूँकि ये रोग जड़ से शुरुआत होती है, इसमें जड़ खराब हो जाती है सब्जियों की, तो उसकी वजह से ये रोग आता है। तो इसके लिए अगर बीजोपचार नहीं किया है किसान भाइयों ने तो उसके लिए अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर का घोल बनाकर और उसमें स्टेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति 10 लीटर दोनों मिलाकर पौधों की ड्रेंचिंग करें। तो ड्रेंचिंग करने से इसमें विल्ट की रोकथाम होगी। दूसरे इसमें कुछ कीटों का प्रकोप मुख्य रूप से होता है, जैसे कि बैंगन में एक कीट लगता है जो शूट बोरर है, तना वेदक है। तो यह इस कीट की रोकथाम समय पर करना आवश्यक होता है, अन्यथा अगर ये कीट उसमें तने में इसके घुस जाता है और फिर काटने लगता है तो इससे जो शीर्षस्थ भाग हैं बैंगन के वो मुरझाने लग जाते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है
और जब एक बार इसका प्रकोप हो जाता है, तने में कीट घुस जाता है, तो उसके बाद इसकी रोकथाम करना बहुत मुश्किल होता है। तो फूल आने से पहले ही, कीट लगने से पहले ही इसकी रोकथाम करना आवश्यक है। इसके लिए किसान भाइयों को उचित कीटनाशक जैसे कि मेलाथियान है 0.1% का घोल बनाकर छिड़काव करें। रोगोर है, रोगोर का 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करें। और यह फूल आने से पहले ही करना चाहिए। 10 दिन के अंतराल में कम से कम 2 छिड़काव करें। उसके बाद में निगरानी करते रहें। अगर कीट का प्रकोप होता है तो मोनोक्रोटोफॉस का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और खरपतवार नियंत्रित करते रहें, खेत में खरपतवार ना हो ताकि कीट पनप ना सकें। दूसरे कुछ कीट और होते हैं इसमें जो पत्तियां काटने वाले कीड़े होते हैं, पत्तियों को काटते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए भी आवश्यक है कि किसान भाई ध्यान दें। अगर ऐसे कीटों का प्रकोप हो रहा है तो उसके लिए आप कोई कीटनाशक रोगोर का छिड़काव कर सकते हैं अथवा जैविक कीटनाशक नीम ऑयल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर नीम ऑयल का आप छिड़काव करें और 10 दिन के अंतराल में 3-4 छिड़काव करें ताकि पत्ती काटने वाले कीड़े फसल से दूर रहें। तो इस तरीके से आप इसका ध्यान दें। और बाकी जो बैंगन के पौधे हैं उन पे मिट्टी चढ़ाएं। उसमें खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था रखें जिससे जल निकलता रहे। और जो आपको खाद इसका प्रयोग करना है, उचित जितना संस्तुत मात्रा है उतना ही खाद का प्रयोग करें, रासायनिक खाद का। इससे अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर सब्जी में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। उसके बाद में जब इसमें फल सेट हो जाता है पौधों पर, तो फल में भी एक फफूंदी जनित रोग होता है जिससे फल सड़ने लग जाते हैं। तो उस रोग से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि फल बिल्कुल जब छोटे साइज के हों तभी उसमें कार्बनडाजिम 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करें अथवा जैविक फफूंदीनाशी जैसे कि ट्राइकोडर्मा है उसके 2 छिड़काव करें 5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर। तो फल सड़न की समस्या नहीं आएगी। ये फल सड़न इसका मुख्य रोग है। और दूसरे फल में कुछ कीट भी लगते हैं बाद में, जो फल छेदक कीट होते हैं, जैसे कि दूसरी सब्जियों में भी लगते हैं, जो टमाटर वगैरह में भी लगते हैं। तो फल छेदक कीट से बचाने के लिए जब फल सेट होने लगता है उसी समय एक तो इसमें फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। जो फेरोमोन ट्रैप है उसमें उसको आप लगाएं तो उसको लगाने से उसमें कीट आकर फंस जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो उनकी संख्या काफ़ी लाभदायक होता है। और दूसरे अगर कुछ कीट का प्रकोप फिर भी आपको दिखाई देता है तो आप नीम ऑयल का प्रयोग इसमें 4 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाकर कर सकते हैं। तो उससे कीड़े दूर भागे रहेंगे और फल छेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा। उसमें 10-10 दिन के अंतराल पर 3-4 छिड़काव करें जिससे कि फल छेदक का प्रकोप ना हो। जिन किसान भाइयों ने ऊसर प्रभावित खेतों में धान की रोपाई की है वो इस समय 20 से 30 दिन की अवस्था पर है, जिसमें सामान्य खेतों में रोपी गई धान की तुलना में कुछ विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। आइए इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर के डॉक्टर अरविंद कुमार यादव से। हमारे पूरे प्रदेश और पूरे देश में ऊसर से बहुत हजारों हेक्टेयर एरिया ऐसी है जो कि ऊसर से प्रभावित है। ऊसर में कुछ तकनीकी बिंदु है जिनका अगर हमारे किसान भाइयों के द्वारा ध्यान दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ऊसर में जो हमारी उत्पादकता है वो हम लगभग 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उसको ले जा सकते हैं। जो ऊसर में मुख्य रूप से फसल चक्र लिया जाने का है वो धान के बाद गेहूँ और गेहूँ के बाद हरी फसल के रूप में ढेंचा या सनई का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करें। सबसे पहली बात आती है किसान भाइयों की धान में जो हमारी रोपाई हो चुकी है, लगभग 20 से 25 दिन की रोपाई हो चुकी है, इसमें खरपतवारों के प्रबंधन की बात आती है।
जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम धान के जो खरीफ की हमारी फसल होती है, धान है, और इसमें अगर हम खरपतवारों का सही समय पर प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमारा उत्पादन 30 से 40% सीधे सीधे प्रभावित हो जाता है। इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे धान में 2 तरह के खरपतवार पाए जाते हैं, एक तो घासकुल या सकरी पत्ती वाले, दूसरे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पाए जाते हैं। दोनों के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि आजकल हमारे पास इन दवाओं का प्रयोग करने के लिए कुछ रसायन अच्छे आ गए हैं जिनका हम अपने फसल में प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें आपने पहले से काफ़ी अच्छा से देख रहे हैं कि जिसको मचेटी या ब्यूटाक्लोर के नाम से जानते थे। एक नया भी एडवांस में काफ़ी अच्छा केमिकल आया है जिसको नामनी गोल्ड के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें किसान भाइयों प्रयोग करने की बात आती है तो आप केवल विशेष सावधानी रखने की बात ये आती है, जो ब्यूटाक्लोर या मचेटी होती है इसका जब आप फसल में प्रयोग करेंगे तो जब इस दवा का प्रयोग करेंगे उस समय लगभग पानी 4 या 5 सेंटीमीटर तक लगभग खड़ा रहना चाहिए, तभी इस दवा का सही इस्तेमाल और सही इसका इफेक्टिवनेस हमारी फसल पर दिखाई पड़ता है। तीसरी बात, किसान भाई चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं उसके लिए 2,4-D सोडियम साल्ट है जिसकी 625 ग्राम मात्रा 500-600 लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो उससे भी हम अपनी फसल को बचा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात आती है किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रबंधन। जैसा कि आप हमारी वैज्ञानिक संस्था ये की जाती है किसान भाइयों के लिए कि जब भी किसी भी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करें तो मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें। अगर किसी कारणवश या किसी परेशानी की वजह से मृदा परीक्षण का हमारे पास रिजल्ट नहीं हो पा रहे हैं, आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी जो स्टेट रिकमेंडेशन है, जो संस्तुति है, उसका प्रयोग हम लोग सहारा ले सकते हैं। किसान भाइयों, हम इसमें उर्वरकों का प्रयोग लगभग सामान्य भूमि की तरह ही करते हैं, लेकिन इसमें कुछ हट करके है, जिसमें नत्रजन की मात्रा 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित करते हैं, फास्फोरस की मात्रा 40 किलोग्राम निर्धारित करते हैं, पोटास की भी मात्रा 40 किलोग्राम निर्धारित करते हैं, साथ ही साथ जो जिंक की मात्रा है वो 40 किलोग्राम, और सल्फर के रूप में अगर आपके पास हमने जिप्सम का प्रयोग किया है तो हमें सल्फर को अतिरिक्त रूप से देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर सुधारक के रूप में हमने जिप्सम का प्रयोग कर लिया है तो अलग से हमें सल्फर देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से किसान भाइयों आप देखेंगे कि नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटास और जिंक की पूरी मात्रा वो आप जिस समय खेत की तैयारी कर रहे हो रोपाई के लिए उसी समय खेत में दे दी जाती है, और नत्रजन की जो शेष मात्रा आधी बच जाती है उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक उसकी मात्रा जो फर्स्ट मात्रा होती है उसको हम डालते हैं जिस समय हमारी फसल की मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज होती है, लगभग 30 से 32 दिन 35 दिन के पर ही आ जाती है। दूसरी पीआई स्टेज, जो हम लोग बोलते हैं कि पेनिकलाइजेशन, बाल निकलने के पहले की स्थिति, उसी स्टेज पर डालते हैं। और तीसरी मात्रा हम कभी कभी ये देखते हैं कि जिस समय डफ स्टेज हमारी फसल में आ जाती है उस समय भी हम टॉप ड्रेसिंग करके ऊसर में डाल करके एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक और हम लोगों को देखा गया है कि चूंकि जिंक तत्व की ऊसर में हमारे पास मैक्सिमम कमी पाई जाती है, इसके लिए किसान भाइयों एक हम लोगों ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है कि 100 लीटर पानी ले लें। एक मानक हम लोगों ने बनाया है कि 100 लीटर पानी ले लें, उसमें 2-2.5 किलोग्राम यूरिया ले लें और 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21%, अगर आपके पास 33% है तो कम से कम 200 ग्राम जिंक सल्फेट देकर घोल बना करके अगर छिड़काव कर लेते हैं तो उससे हम इस तत्व की कमी को त्वरित निदान करके और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी जो बात किसान भाइयों आती है वो आती है पानी के प्रबंधन। अगर हमारे पास कुछ क्रांतिक अवस्थाएं हैं जैसे टिल्लिंग स्टेज है और इसके बाद पीआई स्टेज है, डफ स्टेज है, मैच्योरिटी की स्टेज पर है, कि इन स्टेजों पर अगर पानी की कमी लगता है आपको, अगर प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं हो पा रही है तो किसान भाइयों पानी देने की नितांत आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से किसान भाई आप देखेंगे कि ऊसर में जो हमारी प्रदेश में काफी एरिया में ऊसर है, जो हमारा या सुधार करके उसको ऊसर में हम धान की खेती लेने जा रहे हैं, उस पर जो ये वैज्ञानिक संस्थितियां आपको जो बताई गई हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में है आगे महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। व्यवसायिक उद्देश्य से पाली गई अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार प्रबंधन। आरती लाइव। एक दिन में क्या होता है? विश्व पर छाया है आतंक का साया। शेयर बाजार ने क्या खोया क्या पाया? मैदान पर खिलाड़ी बहा रहे पसीना, सरहद पर खड़े हैं जवान ताने सीना।
उस गांव में नहीं बिजली का तार, राशन की दुकान पर लंबी कतार। रिश्वतखोर के यहाँ छापा, मंत्री ने खोया आपा। दर्दनाक हादसे में 16 मरे। इस महंगाई में करें तो क्या करें? तो जनाब, एक दिन में बहुत कुछ होता है और सब कुछ है खबरें दनादन में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि आधारित सह व्यवसाय के रूप में जिन किसानों ने बड़े स्तर पर अंडा देने वाली मुर्गियों का पालन किया है, वो इनके खान पान प्रबंधन कैसे करें जिससे कि उनका लाभ बढ़ सके, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर पीके उपाध्याय। किसान भाइयों, आप जब मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे अधिक जो खर्चा आता है वो आहार पर आता है। करीब 70 से 80% खर्चा आहार पर ही आता है। अगर आहार हमारे मुर्गियों के लिए अच्छा देंगे तो उतना ही अच्छा हमें उत्पादन प्राप्त होगा। तो मुर्गियों को हम उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार से आहार देते हैं। जैसे हम शुरुआत में चिक राशन देते हैं, उसके बाद हम ब्रॉयलर राशन देते हैं, उसके बाद गिरोवर राशन देते हैं, फिर फिनिशर राशन देते हैं। तो जो चिक आहार है इसको हम 0 से 8 सप्ताह की उम्र के बच्चों को चिक आहार देते हैं। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 22% रहनी चाहिए और जो हमारी ऊर्जा है वो 28 किलो कैलोरी प्रति किलो दाने में रहनी चाहिए। इस तरह से इसका आहार तैयार बाज़ार में मिलते हैं, तैयार हुए आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। दूसरी बात आती है चिक आहार के साथ साथ आपका जो राशन आता है, जो गिरोवर राशन है, इसको हम 9 सप्ताह से लेके 15 सप्ताह की उम्र तक के बच्चों को देते हैं जब बढ़वार होती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है 16% प्रोटीन रखते हैं और इसमें 2700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर बनाते हैं। गिरोवर राशन के बाद आता है फिनिशर राशन। उसमें जो फिनिशर राशन में हम प्रोटीन की मात्रा रखते हैं आपकी 18% और जो किलो कैलोरी है जिसमें ऊर्जा की मात्रा है वो आपकी 2600 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये दाने जो भी दाने हैं अलग अलग उम्र के बच्चों पर देते हैं। जैसे हमने बताया था जो फिनिशर राशन है वो 16 सप्ताह से लेके और जब तक जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं जब तक अंडा उत्पादन बंद नहीं कर देती हैं उस समय तक हम ये फिनिशर राशन देते हैं। तो इस तरह से ये जो राशन है इसमें राशन में साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं यानी कि प्रतिजैविक दवाइयां हैं उनको भी इसमें मिलाना पड़ता है जिससे उनकी बढ़वार पर कोई बढ़वार अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा होता रहे। साथ ही साथ जो कुछ फीड एडिटिव्स हैं उनको भी इन पे मिलाना पड़ता है। जो आहार खिलाते हैं हम इसका विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं जो आहार देने वाले बर्तन हैं फीडर जिसको बोलते हैं उसमें ही डालते हैं, लेकिन दाना डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि जो फीडर है उसको हम पूरा नहीं भरते, 1/3 भाग उसको भरते हैं। क्योंकि जब होता क्या है जो मुर्गियां हैं इसको दाने को जो खाती हैं तो उससे दाना ज़्यादा खाती कम है, गिराती ज़्यादा हैं जिससे कि दाने की बर्बादी रहती है। साथ ही साथ पानी वाली जो व्यवस्था बनानी पड़ती है, पानी मुर्गियों को हर समय स्वच्छ जल देना चाहिए और साफ देना चाहिए। इस प्रकार ये आहार संबंधी जो भी छोटी छोटी बातें हैं आप ध्यान रखेंगे तो आप किसान भाइयों इससे मुर्गी पालन से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है फूलपुर वाराणसी के नंदन रघुवंशी ने। आपने नींबू की उन्नतशील प्रजातियां और रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए है।
आज हम किसान भाइयों आपको नींबू के बाग के रोपण के संबंध में बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको रोपण करने के पूर्व मृदा का चयन करना ज़रूरी होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि नींबू एक ऐसा पौधा है जहाँ पर जल जमाव बर्दाश्त नहीं करता। तो ध्यान ये दें कि जल जमाव की स्थिति अगर कहीं पर हो तो ऐसे क्षेत्र का चयन न करें। बलुई दोमट, गहरी दोमट दोनों मृदा में इसकी बागवानी अच्छी से की जा सकती है। बात आती है रेखांकन की, तो नींबू वर्गीय पौधा जो हमारा है या नींबू की जो प्रजातियां हैं, किसी भी प्रजाति का आप रोपण कर रहे हों 6 मीटर लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी रखें। रोपण करने के पूर्व रेखांकन जब आप कर रहे हैं तो मेंड से ध्यान रखें कि 3 मीटर छोड़ करके पहली लाइन का शुरुआत करें। आती है बात गड्ढे की खुदाई की, तो 1.5 फीट ऊपर से मृदा अलग रखें, 1.5 फीट निचली मृदा अलग रखें, अर्थात 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा गड्ढा आपको बनाना चाहिए, जिसमें 10 से 15 दिन बाद उसे खुला छोड़ें। उसके उपरांत 25 से 30 किलो सड़ी गोबर की खाद, 50 से 60 ग्राम फॉरेट, फ्यूराडान या कार्बोफ्यूरान या फॉलीडाल, साथ में 2.5 से 3 किलो नीम की खली मृदा में अच्छी तरह से मिश्रण बना करके गड्ढे की भराई कर देंगे। आप देखेंगे कि मिट्टी अपने समानांतर स्थल से थोड़ा उठ जाती है 15 से 20 सेंटीमीटर। बरसात का इंतज़ार करें। यदि वर्षा ना हो रही हो तो अन्य जल संसाधनों से उसकी भराई करें, मिट्टी बैठ जाए। मानसून आपके अनुकूल हो, आप किसी अच्छी इंस्टीट्यूट, किसी भी अनुसंधान संस्थान, किसी भी विश्वविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से, राजकीय पौधशाला, केंद्रीय पौधशालाओं से, जहाँ पर मातृ पौधों का चयन करके अच्छी तरह से अभिलेखीकरण किया गया हो, चिन्हित प्रजातियाँ हों, उनको आप ला करके रोपित करें। प्रजातियों की बात अगर हम नींबू में करते हैं तो लेमन और लाइम दोनों तरह के आप पौधे अगर रोपण करना चाहते हैं तो कागजी लाइम आपका बहुत अच्छा व्यापारीकरण के लिए उपयुक्त है। चक्रधर है, पीके अमोन है, रंगपुर लाइम है। साथ ही लेमन में इंदौर सीडलेस, पंत लेमन, इन प्रजातियों का भी चयन करके आप यूरेका आप रोपण कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, उत्पादन क्षेत्र से जहाँ पर हमारा पौध प्रसारण किया जा रहा है वहाँ से बिक्री केंद्र से रोपण स्थल तक पौधे को कैरेट या टोकरी में लाएं, सुरक्षित लाएं, पिंडियाँ न टूटने पाएँ, और लाने के उपरांत बनाए गए चिन्हित थालों के बीचों बीच लाइन को ध्यान में रखते हुए पौधे को सीधा रोपण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पिंडी की मोटाई और गहराई से 1 इंच और चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदें खुरपे के सहारे से और पौधे को सीधा रखें। पंजे के सहारे मिट्टी की भराई करें। उल्टे खुरपी के बेंट से खूब अच्छी तरह से भराई कर दें। उसके उपरांत सिंचाई कर दें। पौधा आपका व्यवस्थित ढंग से बढ़वार शुरू कर देगा। ध्यान रहे कि यह वर्षा ऋतु है, खरपतवार काफ़ी व्याप्त रहता है, थालों की साफ़ सफाई करते रहें। पपड़ी जो बन जाती है बरसात के नाते या सिंचाई करने के नाते उसको खुरपी करके तोड़ दें, जिससे जड़ों में हवा का संचार हो, जड़ों का विकास होगा, पौधों का विकास होगा। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है अमृतपुर फर्रुखाबाद के शिव आनंद परिहार ने। आपने मूंगफली की फसल में रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मूंगफली में प्रमुख रूप से 3 रोग लगते हैं किसान भाइयों। उसमें पहला है कॉलर रोट, दूसरा है टिक्का और तीसरा है विषाणु रोग। तो सबसे पहले कॉलर रोट की बात करें। कॉलर रोट में किसान भाइयों पौधा जमीन की सतह के पास से कवक से ग्रसित हो जाता है। उसमें ग्रसित होने से पौधे जमीन की सतह से टूट जाते हैं। ये रोग लगभग 45 दिन इस फफूंद का ज़्यादा प्रकोप रहता है, बुआई के 45 दिन तक। उसके बाद में इसका प्रकोप स्वतः ही थोड़ा कम होने लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजोपचार में आप 3 ग्राम थायरम या फिर 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीज को उपचारित करें। बीजोपचार में ध्यान रखना चाहिए कि पुराना जो बीज पड़ा होता है वो उसको अपने को काम में नहीं लेना। वो जो बीजोपचार क्या कि फफूंद ज़्यादा आ जाती है इसमें, तो तुरंत बीजोपचार करें, या तो अपने सामने या फिर बीजोपचार करके 5-7 दिन के लिए रख भी सकते हैं। उसके बाद में बुआई करें। कॉलर रोट जो रोग लगता है इसके लिए रोगरोधी किस्म भी है। दूसरे कॉलर रोट उसके लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद है उसको 500 किलो गोबर की खाद में मिला करके और पौधों के आसपास डाल करके निराई गुड़ाई कर दें। इससे भी नियंत्रण होता है।
दूसरा महत्वपूर्ण रोग है टिक्का। टिक्का रोग बुआई के 1-1.5 महीने बाद में आने लगता है, लगभग 40-45 दिन बाद में। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के धब्बे बनते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा आती है, वो 2.5 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव के बाद में 15 दिन बाद में इस छिड़काव को दोबारा दोहराएं। तीसरा रोग है विषाणु रोग। विषाणु रोग एक क्लम्प वायरस की वजह से आता है। इस रोग में पौधे में छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं, पत्तियां हल्की मुड़ी हुई गुच्छेदार, ज्यादा गहरे कलर की हरे रंग की होती है, छोटे रह जाते पौधे। इस रोग के नियंत्रण के लिए अगेती बुआई करें तो ये रोग स्वतः ही कम आता है। जून के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई कर दें तो ये रोग कम आता है। इसके अलावा जहां पर पलेवा की सुविधा है तो वहां बाजरे का बीज 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करके 15 दिन के बाद में इस बाजरे को पलट करके बाद में मूंगफली बोएं तो ये रोग 90% तक 90% तक कम हो जाता है। विषाणु रोग के लिए जो क्लम्प वायरस है उसके लिए आप रोगी पौधों उखाड़ के नष्ट कर दें, ये भी एक नियंत्रण का उपाय है। ये प्रमुख रोग है। इसके अलावा एक रोग और होता है पीलिया रोग, जो पोषक तत्वों की कमी से आता है। पीलिया रोग की रोकथाम के लिए पीलिया रोग में क्या कि हल्के हल्के पौधे पीले सफेद से पड़ जाते हैं और ग्रीन कलर, उनका हरा रंग नहीं रहता। इस रोग के नियंत्रण के लिए हरा खसीस 0.5% का घोल का छिड़काव करें और 15 दिन बाद में छिड़काव को दोहराएं। अगर ये नहीं मिले तो जो गंधक का तेजाब है 0.1% का छिड़काव करें, इससे भी इसका नियंत्रण होता है। या फिर 3 साल में एक बार 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गंधक के पाउडर का बुरकाव करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में खीरा की अधिक पैदावार के लिए फसल का प्रबंधन। बकरियों में होने वाली बीमारियों का कैसे करें उपचार। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।